देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को खुश रखना। घर में तो आपकी कलेश चल रहा है और मैं बोलूँ आप जाके योगा कराओ तो वो आपको कुछ लगेगा भी नहीं, उसका इफेक्ट आएगा भी नहीं। देखिए, ब्यूटी कम्स फ्रॉम योर हार्ट। ट्रू ब्यूटी जो है वो कॉन्फिडेंस है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। कैसे आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, कैसे लीडरशिप लेते हैं, वो एक ब्यूटी होती है। मुझे लगता है कि मैं जो ये जीत पाई हूँ वो उसी वजह से है कि योगा ने मुझे ना एक कॉन्फिडेंस देता है। किसी भी कंडीशन में अपने आप को कैसे शांत रखना है, कैसे बैलेंस रखना है। 2024 में जब आप मिसेस उत्तराखंड के लिए आपने नॉमिनेट किया या सोचा उस तरफ जाने का, तब कैसा सीन था? जब मैं विनर बनी तो मुझे ओवरवेलमिंग बिल्कुल भी नहीं लगा। वहाँ पर मैंने जब परफॉर्म किया, शुरू में तो नर्वसनेस हुई, लेकिन उसने मुझे ना इंटरनली बहुत स्ट्रेंथन किया। मतलब वो सिर्फ ये नहीं था कि मैंने सिर्फ उत्तराखंड का एक ताज मिल गया है। मिसेस उत्तराखंड बनने से पहले और उसके बाद कुछ चेंजेस थे? उसके बाद क्या सोसाइटी के नज़रिए में कुछ डिफरेंस लगा आपको? कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी करे। बेसिकली बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के कमेंट्स बहुत बेकार थे। यही तो करना है इन्हें, ऐसे इसलिए देहरादून गए हैं। कैमरा और लाइट पे ध्यान रहता है, हम कहाँ चल रहे हैं ये भी नहीं ध्यान में रहता है। बस अपना 100% देना है, इतना बस पता होता है। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में योगाचार्य साधना सिंह जी हैं, एक वीर नारी हैं और 2024 की मिसेस उत्तराखंड रीवा भी हैं। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति है उस पर भी उनसे बात करेंगे। और आज वो अच्छे से अपना योग वेलनेस सेंटर के साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं। इतनी अलग तरह की प्रतिभावान एक महिला हमारे साथ हैं, तो मिलवाती हूँ आपको साधना सिंह जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार माधुरी मैम। तो कैसी है मैम? सबसे पहले तो आपका बहुत ही धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट में हूँ। नहीं मैम, और मैं बहुत अच्छी हूँ। ये आपकी जर्नी है जिसने हमको आप तक पहुँचा दिया है। तो थोड़ा सा मैम हम अपनी जर्नी को शुरू करें। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है और यहाँ तक जो आप आज बैठी हैं, कैसा रहा सफ़र? मेरा जो जन्म है वो बिजनौर में हुआ है। अच्छा। और मेरे जो पिता हैं वो एक वकील हैं और माता गृहिणी है और भाई बहन है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी 2 बहनें छोटी हैं और एक भाई है छोटा। उसके बाद मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो बिजनौर में ही हुई है, लेकिन फिर मैं 1999 में मैं देहरादून में शिफ्ट हो गई थी और फिर मैंने यहाँ पर मतलब सपने थे आंखों में काफ़ी कि बहुत सारे कोर्सेज भी उस टाइम पर चल रहे थे। जैसे कंप्यूटर नया इंट्रोड्यूस हुआ था। फैमिली में भी मेरे एक मामा हैं, उन्होंने भी इसी में एमटेक किया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सपने थे कि कंप्यूटर कोर्स करना है और आगे अपना नाम बनाना है, जॉब करना है, बहुत अच्छी जगह जॉब करना है, बाहर जाना है। वो अभी तक तो नहीं हुआ बाहर जाने वाला, लेकिन हाँ मेरी दूसरी बहन ने वो कर लिया है। तो मैं सपने तो कुछ और लेकर आई थी, बट इसको बोलते हैं ना कि किस्मत में कुछ और लिखा होता है। तो आपकी जो लाइफ है वो एकदम स्मूथ नहीं चलनी थी, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे। फोकस भी कभी बहुत भटका, लेकिन फिर जैसे कि मेरे को एक योगा में आने के बाद से मेरी लाइफ को एक फोकस मिला। उससे पहले मैं जो भी कोई कोर्स करती थी, थोड़े दिन बाद मेरा मन नहीं लगता था उसमें कि नहीं ये मेरी लाइफ का पर्पस नहीं है। हाँ, मैं कंप्लीट ज़रूर करती थी, जॉब भी मैंने बहुत की है, टीचिंग भी की है, और फिर भी मेरा मन नहीं लगता था। जो भी मैं काम करती थी मुझे ऐसा लगता था कि अभी और कुछ करना है। टीचिंग कर लिया, फिर उसके बाद भी लगता था कि बस यही है कि सुबह उठे, स्कूल चले गए, पढ़ा दिया, मतलब कुछ और तो है मेरी लाइफ में लिखा है, कुछ और करना है। तो वही सब ढूंढते ढूंढते मेरी जो जर्नी है, मेरी शादी हुई हरिद्वार के मेरे हस्बैंड थे, आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हार्ट की मिसहैपनिंग से वो नहीं रहे मेरे साथ। तो अब हरिद्वार में मैं उनके साथ आ तो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हरिद्वार ही मेरी ऐसे जर्नी को ना एक बिल्कुल 360 डिग्री घुमा देगा। तो अभी 2024 ऐसा आया है समय कि बिल्कुल मेरा जो लाइफ थी, जैसे जीने का मेरा तरीका था, वो बिल्कुल चेंज हो गया।
मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरी जो घड़ी है उसने 12 से बिल्कुल सीधे वो फिर से 12 पर आकर अटक गई। और फिर मेरी लाइफ ने जो टर्न लिया है तो मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी आई, जो मेरे इच्छाएं थी, जो मैं करना चाहती थी बचपन से, कभी पढ़ाई के प्रेशर में या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मैं उसे कर नहीं पाई। तो फिर वो मैंने सब कुछ किया, जो भी आता गया मैं उसमें डरी नहीं। और योगा ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी कि कहीं भी जाओ, चाहे मैं 1000 लोगों के सामने बोल रही हूँ या परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे एक बिल्कुल भी फियर नहीं होता है। बस मुझे इतना रहता है कि मुझे जो भी करना है अपना अच्छा करना है। और सच पूछो तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं एक इतनी बड़ी महिला हूँ। वहाँ पर स्टेज पे जाके मैं एक बच्ची जैसा ही समझती हूँ अपने आप को, कि जिसे और एक्सप्लोर करना है। थोड़ा सा आपकी जर्नी के रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे 2024 में आपने बताया मिसेस उत्तराखंड दीवा आप रही, तो जब आपने जैसा बताया कि जो जो चीज़ें आपके साथ जो हुई थी पीछे, उसके बाद पहला तो कदम ये कि आप मिसेस उत्तराखंड के लिए आपने जो भी नॉमिनेशन करवाया, तो कैसा लग रहा था उस वक्त? कभी समाज के बैरियर्स आ रहे थे सामने या फैमिली बैरियर, कुछ इस तरह की चीज़ें थी? जैसे मतलब मेरा पहले से ही व्यक्तित्व ऐसा है कि घर में मैं सबसे बड़ी रही हूँ। मम्मी पापा ने भी कभी कोई रुकावट नहीं डाली। जो भी करियर चूज़ किया उसमें उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और मोटिवेशन भी बहुत रहा है। बचपन से ही पापा बहुत बुक्स वगैरह ला कर देते थे और मुझे बहुत बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। तो घर में बहुत ही ओपन माहौल था। ऐसा बिल्कुल भी कोई उनका ऑर्थोडॉक्स टाइप का नेचर नहीं था कि आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको टीचर बनना है, क्योंकि वो खुद भी मतलब जैसे लाइफ है आज जो प्रोफेशन चल रहे हैं वो पहले नहीं थे, उनके टाइम में नहीं थे। तो वो ओपन है उस चीज़ के लिए कि हाँ, हम कोई भी करियर ले सकते हैं। चाहे मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग चुनती, हाँ मुझे ये भी याद है कि मैंने 12th के बाद मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहा था। तो बट वही ना, लाइफ बड़ा फोकस में नहीं रही थी उस टाइम पर। लेकिन जैसा आप बता रही है ना, आपकी जो जर्नी रही है, तो आपकी मतलब शादी से पहले, शादी के बाद थोड़े से हमारे इंडियन फैमिलीज में चेंजेस तो दिखने को मिलते ही हैं, एक बेटी के तौर पे और एक बहू के तौर पे। तो यहाँ पर इन लॉज भी आ जाते हैं, आपकी अदर फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, सिर्फ पापा और मम्मी नहीं होते हैं। तो और थोड़ा सा सोशल भी आपके प्रति जो एक नज़रिया होता है वो बदल जाता है। तो मैं उस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ कि 2024 में जब आप मिसेस उत्तराखंड के लिए आपने नॉमिनेट किया या सोचा उस तरफ जाने का, तब कैसा सीन था? पहले तो मुझे बहुत घबराहट सी भी हुई इसमें कि पता नहीं कैसे होगा स्टेज पर। ये सब मैं पेजेंट उस पर टीवी पर तो देखती थी और काफ़ी कुछ आंसर्स करने होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी था कि पता नहीं क्या पूछ लें और कैसे जाना है, वॉक करना है। ये सब बहुत कन्फ्यूज़न थे मन में। और ये बिल्कुल भी नहीं आया कि कोई मुझे सोचकर क्या सोचेगा कि मैंने अभी मेरे हस्बैंड गए हैं और मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इस चीज़ को मैंने बिल्कुल अपने मन में नहीं आने दिया, क्योंकि अभी तक मैं दूसरों के लिए जी थी, एक बेटी बनके, बहू बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर। लेकिन अब समय था कि मुझे अपने लिए कुछ करना था, तो मैंने वो सब साइड लाइन कर दिया। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेरी है, लेकिन मैंने उसको हटाया और मैंने सोचा कि अब मुझे अपने लिए जीना है और मैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊँ, कैसे इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल आऊँ किसी भी तरह। तो मैंने उसको फर्स्ट स्टेप था मेरा उसका नॉमिनेशन, फॉर्म भरा। और उसके बाद क्योंकि एक आर्मी वाइफ ही थी मिसेस रितु बहुगुणा जो कि इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो मुझे ये भी था कि ये जो इवेंट है वो कम से कम जेन्युइन तो होगा ही, कि आर्मी पर इतना भरोसा है, हस्बैंड मेरे आर्मी में थे, तो इसलिए मैंने उसको कर लिया। फिर उसके बाद थोड़े वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू करा और उसके बाद बस जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलती गई। उस दिन जो फाइनल डे था, कैसा वही मैं पूछ रही हूँ। उस दिन न जाने मतलब मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ, कोई और ही है। और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं परफॉर्म कर रही हूँ। पूरा मन के साथ 100% अपना दिया। वहाँ जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो जजेस को बहुत पसंद आए मेरे। और उस पूरा एक टोटलिंग होता है, हर चीज़ का देखा जाता है। कोई एक ही वो नहीं होता कि सिर्फ वॉक करेंगे और विनर बन जाएंगे। बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे करने होते हैं, तब जाके आप विनर बनते हो। एंड फिर वो जो जब आया ना तो विश्वास नहीं हो रहा था। पहले मोमेंट था वो, मतलब उस टाइम मैं बैक स्टेज बैठी थी जब अनाउंस हो रहा था। उससे पहले ब्यूटी विद ब्रेन मिल चुका था क्वेश्चन के बेस पर। अच्छा। तो
फिर मैं जब पीछे बैठी और मैं सोच रही कि सबका नाम अनाउंस हो रहा है, ये टाइटल भूल गया है, वो टाइटल चला गया है, तो मैंने अपने जो शो डायरेक्टर थे उनको पूछा कि क्या कोई टाइटल बचा है अभी मेरे लिए। तो फिर फाइनली जब नाम अनाउंस हुआ तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं, ओवरवेल्म नहीं हुई मैं। मतलब हाँ ठीक है, मिल गया है और मैंने उसे रिसीव किया, भगवान को धन्यवाद दिया कि हाँ मिल गया, बहुत अच्छा रहा। और फिर बस मेरी फिर जर्नी वहीं से ये मॉडलिंग की तरफ इंक्लाइंड हो गई। तो जो वो मोमेंट था उसको तो शायद आज आप एक्सप्रेस कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसके बाद फिर उसने वो तो टर्निंग पॉइंट मैं समझूंगी आपकी लाइफ का। कैसे आपकी लाइफ उसके बाद फिर क्या चेंजेस आए? देखिए, जब मैं इतनी भीड़ के सामने और बहुत सारी लाइट्स के सामने वहाँ पर मैंने जब परफॉर्म किया, शुरू में तो नर्वसनेस हुई, लेकिन उसने मुझे ना इंटरनली बहुत स्ट्रेंथन किया। मतलब वो सिर्फ ये नहीं था कि मैंने सिर्फ उत्तराखंड का एक ताज मिल गया है, वो अंदर से बहुत चेंजेस आए उसमें, मुझ में कॉन्फिडेंस आया और स्ट्रेंथ आई, फियरलेसनेस आई, और अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेसिव वे में बोलना है दूसरे को, और मेरे किस काम से दूसरे को और बेनिफिट मिले, ये सब चीज़ों के मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया उस पेजेंट के बाद। और फिर मेरी जर्नी नहीं रुकी, फिर मैंने बहुत सारे पेजेंट्स किए, फिर मॉडलिंग में भी बहुत मैंने ट्राई किया, और अभी भी मैं मॉडलिंग करती हूँ। बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए मैं मॉडलिंग करती हूँ। अच्छा, तो आपका जो मॉडलिंग वाला सफ़र है वो चल रहा है? जी, वो चलता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह से ही उसमें जाती हूँ। तो मॉडलिंग वाला जो पार्ट है, या जो आप मिसेस उत्तराखंड जो बनी हैं, उसमें मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि ब्यूटी तो शायद मायने रखती होगी, जो फिजिकल अपीयरेंस है आपका, उसके अलावा बाकी क्या क्या चीज़ें उसमें मायने रखती हैं? क्या सिर्फ वही एक मानक तो नहीं हो सकता, तो उसमें बाकी क्या क्या चीज़ें और कितना मायने रखती हैं? देखिए, ब्यूटी कम्स फ्रॉम योर हार्ट। ब्यूटी इज़ नॉट व्हाट यू आर सीइंग, इट्स नॉट इन योर अपीयरेंस। और ये सब मुझे पेजेंट वगैरह में जाकर ही पता चला कि ट्रू ब्यूटी जो है वो कॉन्फिडेंस है आपका, वो आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स एनी, जो आपकी पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, कैसे जीते हैं, कैसे आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, कैसे लीडरशिप लेते हैं, वो एक ब्यूटी होती है। मतलब प्योर नेचुरल ब्यूटी जो है ये नहीं है जो शक्ल पे है, मतलब मेकअप हमने लगा लिया, क्योंकि उस दिन सभी अच्छे लगते हैं, सभी मेकअप में होते हैं, सभी का मेकअप, बेयर मिनिमम मेकअप तो सबका होता ही है और सभी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो व्यक्तित्व दिखाना होता है वही असली ब्यूटी होती है। तो आजकल ये मापदंड ब्यूटी का बिल्कुल नहीं है कि रंग गोरा होना, अच्छे लिप्स होना, अच्छी आंखें होना, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है और आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप आपकी बात ही नहीं कह पा रहे हो, तो उसका क्या ही आपको लाभ मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू उस पीरियड जब आपका ये सब चल रहा था, जो आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसमें आप मिसेस उत्तराखंड बनने वाली थी, उसमें आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टफ पार्ट क्या था? उसमें टफ पार्ट था ये क्वेश्चन एंड आंसर राउंड था। अच्छा। और इंट्रोडक्शन भी, हाँ उस टाइम आपकी जो बात बोलने में थोड़े फंबल्स हो जाते हैं, थोड़ा आप घबरा जाते हो, और जो आपने एक इंट्रोडक्शन तैयार किया होता है एक्चुअल में वो आप कभी बोलते नहीं हो। वो तो है। उससे बिल्कुल अलग होता है, 80% आपका डिफरेंट होता है। हाँ, तो वो एकदम नेचुरल जो होता है ना, चीज़ अंदर से आती है जो, वही स्टेज पे शो होता है। आप चाहे कितना ही उसकी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन वहाँ पर आप वही बोलेंगे जो आपके मन में होता है और एक्चुअल होता है आपका लाइफ का। मतलब जो सारी तैयारी थी वो सब जीरो हो जाती है। नहीं, जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको एक तरीका बताती है। अब जैसे आप कोई क्लास कर रहे हैं, आप सपोज करिए आप 12th में हैं, तो मैटर तो वो करेगा ना जो फाइनल डे पर आपने पढ़ा है ना। हाँ। वो मैटर करेगा कैसे आपने आंसर लिखा है ना। लेकिन उसकी तैयारी तो बहुत सालों से चलती आ रही ना, नर्सरी से जब से आपने एडमिशन लिया, लेटर बनाना शुरू करे, तैयारी तो वहाँ से चलती है। तो जो ग्रूमिंग पार्ट होता है ना इन पेजेंट्स का, वो बहुत मैटर करता है। आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है कि आप उस दिन विनर बनेंगे या लूज़र बनेंगे। जब आप उसके विनर बनी तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? और दूसरा, उसके बाद क्या सोसाइटी के नज़रिए में कुछ डिफरेंस लगा आपको, आपके प्रति? आप ही के लोग, आप ही के आसपास के लोग, मिसेस उत्तराखंड बनने से पहले और उसके बाद कुछ चेंजेस थे? देखिए, मैं अगर बिल्कुल आपको ट्रू फीलिंग्स बताऊं तो जब मैं विनर बनी तो मुझे ओवरवेलमिंग बिल्कुल भी नहीं लगा। मतलब मैं इतने बड़े ट्रॉमा में थी, हस्बैंड गए थे, कुछ ही महीने हुए थे, तो मैं मतलब एक तरह से हंसना भी नहीं मुझे आ रहा था, है ना। तो वो हर बार मुझे बोलते थे ग्रूमिंग में कि स्माइल रखो, और मैं बहुत ही
ऐसे एकदम उदास टाइप का सा मेरा, बार बार मैं कोशिश करती थी कि शीशे के सामने जाके कि स्माइल तो रखूँ, स्माइल रखूँ, लेकिन वो अपने आप ही अंदर से चली जाती थी। बट जब विनर बनी तब भी ऐसा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बस अच्छा लगा, ठीक लगा, बहुत ही बैलेंस्ड लगा। बट हाँ, उसके बाद मेरी सोसाइटी में बहुत चेंज आया। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी करे, और मतलब कि बेसिकली बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के कमेंट्स बहुत बेकार थे कि अब वहाँ जाके यही काम करने हैं और यही तो करना है इन्हें, ऐसे इसलिए देहरादून गए हैं, इस तरह के थे। लेकिन जो मेरे और रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरी नीस है और मेरी कज़न है, उन सब के जो कमेंट्स आए थे वो बहुत ही अच्छे थे और सराहनीय थे। और मेरे जो सराउंडिंग की जो जहाँ पे मैं रहती हूँ देहरादून में, वहाँ पे हम सब महिलाएं रहती हैं, तो वहाँ उन लोगों का भी बहुत मुझे मोटिवेशन था। उसके बाद बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब मुझे बिल्कुल खुले दिल से अपनाया और पार्टी करी बेसिकली, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्हें अच्छा लग रहा है। तो ये जो आपका फेज था लाइफ का, इसने आपको प्रोफेशनली कैसे मोटिवेट किया? प्रोफेशनली आप कितनी मतलब कैसे अब आप जो निकल कर आई हैं, कैसा महसूस होता है? प्रोफेशनल, ये आफ्टर पेशेंट आप बात कर रही हैं? हाँ, इससे ना एक तो फियर खत्म हो गया कि पता नहीं वहाँ जाऊंगी क्या बोलेंगे वाला भी फियर खत्म क्या बोल रहा है। अब आप कोई भी स्टेज पे दे दीजिए, कोई रिहर्सल नहीं करते हैं, कुछ नहीं। हम इसके बाद से क्या बोलेंगे शायद अब उसका भी फियर, अब वो भी फियर नहीं, बस कैमरा और लाइट पे ध्यान रहता है, बाकी कुछ नहीं। कि हम कहाँ चल रहे हैं ये भी नहीं ध्यान में रहता है, बस अपना 100% देना है, इतना बस पता होता है। मैं उसको भी ऐसे, जैसे मैंने पहले में पार्टिसिपेट किया था, वैसे ही मैं आज भी अगर मुझे कोई भी पेशेंट करना हो तो मैं अपने आप को वही समझती हूँ कि मैंने जैसे पहले में पार्टिसिपेट किया था, वही मैं क्वेश्चन आंसर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करती हूँ। और वो मेरा जो पॉजिटिव पार्ट है, मेरा जो प्लस पॉइंट है, वो क्वेश्चन आंसर और इंट्रोडक्शन होता है कि जो वो मेरा हाँ बहुत अच्छा होता है बाकी कैंडिडेट से, और उसमें कोई फ्लॉज नहीं लगते जजेस को। आपने जैसा कि बताया कि आप वेलनेस और योगा में भी आप प्रॉपर जुड़ी हुई हैं, बहुत सालों से इसमें काम कर रही हैं, तो आपकी इस जर्नी को और आपकी जो योगा और वेलनेस वाली जर्नी है, तो इस जर्नी में उस वाली जर्नी का कितना आपका योगदान रहा है? अगर मैं देखिए, जब मैं स्टार्टिंग किया था 2016 में डॉक्टर मनोज उप्रेती के यहाँ से, तो योगा मतलब उसके बाद मैंने पहले ही दिन ये मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ द ट्रू पाथ ऑफ माई लाइफ। उससे पहले मैंने कितने भी करियर, अब भटकना नहीं, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मेरे को ये ठीक लगते थे। 10-15 दिन कोई कोर्स ज्वाइन किया, अच्छा लगता था, उसको कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब मैं योगा में आई ना, तो उस पहले दिन ही उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। आई फेल्ट सो हैप्पी, मतलब फ्रॉम इनसाइड। ऐसे नहीं कि मैं स्माइल कर रही हूँ, मुझे अंदर से ही बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी सारी ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बुक्स, कोई भी मेरी जो प्रीवियस करियर बुक्स है ना, सब कुछ हटा दूंगी। यहाँ पे सिर्फ योगा रिलेटेड टेक्स्ट होंगे, गुड बुक्स होंगी, और बस योगा ही मेरी लाइफ का अब एम है, अपने आप भी करना और दूसरों को भी करवाना। तभी से मैंने चूज कर लिया था इस बात नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ, जो आपकी ये मिसेस उत्तराखंड वाली जो जर्नी थी, इसमें योगा और वेलनेस वाली जर्नी ने आपको कितना हेल्प किया? देखिए, योगा से ही माइंड बैलेंस रहा। वहाँ पे इतनी भीड़ को देख के बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं नर्वस हो जाते हैं, और वो वहाँ पे अपना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन वैसे होते हैं अच्छे, बट उस दिन मेन डे पर वो नर्वसनेस हो जाती है उनको। तो योगा ने मुझे ये स्ट्रेंथ दी कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को कैसे शांत रखना है, कैसे बैलेंस रखना है, ये सब मुझे इसी से आया, योगा से। और मुझे लगता है कि मैं जो ये जीत पाई हूँ वो इसी की वजह से है कि योगा ने मुझे ना एक कॉन्फिडेंस देता है। तो आज आपका योगा एंड वेलनेस जो सेंटर है, उसमें कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और क्या रूटीन रहता है आपका? इसमें मतलब लोग बदलते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, और रूटीन तो ये रहता है कि योगा क्लासेस भी चलती हैं और थेरेपेटिक योगा चलता है, जैसे जो बीमारी है उसके लिए योगा कराते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल वगैरह के लिए आर्टिस्टिक योगा परफॉर्म करना चाहते हैं, मैं उनको भी डांस के साथ योगा सिखा देती हूँ। खुद ही मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको रिदम के साथ योगा मैं सिखा देती हूँ, और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैं देती हूँ इसके योगा के लिए। और मेनली तो मेरे पास बहुत लोग जो है वो मुझे बोलते हैं कि यहाँ पर आकर उनकी ये बीमारी ठीक हो गई है, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है उस बात से। एक पॉजिटिव कुछ तो मेरा लाइफ का पर्पस मैंने सॉल्व किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं आज के डेट में कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगी?
देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को खुश रखना हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बाकी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सुबह उठ के इतने बजे ये योगा कीजिए, इतने बजे सैर कीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं। और आप घर में तो आपके कलेश चल रहा है और मैं बोलूँ आप जाके योगा कराओ तो वो आपको कुछ लगेगा भी नहीं, उसका इफेक्ट आएगा भी नहीं। तो पहले आपके अंदर से आपका जो चित्त है ना उसको शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो सराउंडिंग वाले लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं उसको आपको बिल्कुल नगण्य कर देना है एक तरह से, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। खुद अपने लिए जो आपको खुशी दे, आपको मन करता है आप रेड लिपस्टिक लगाओ, आपका मन करता है येलो लिपस्टिक लगाओ, पर्पल लगाओ, आप दूसरों पे ध्यान मत दो, आपको जो पसंद है वो करो आप। कुछ लोग बोलेंगे कि आप इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनते हो, आपको ऐसा रहना चाहिए, आप उनसे बात नहीं करते, है ना। आपको जैसे बात करने का तरीका आता है आप वैसे बात कीजिए, लेकिन बनावटी बात मत कीजिए, क्योंकि वो जो है पर्सनैलिटी आप 1-2 दिन तो बना लेंगे लेकिन वो ज़्यादा नहीं टिकेगी। और सबसे बड़ी बात है खुशी नहीं दे पाएगी, खुशी नहीं दे पाओगे आप अपने आप को। और देखिए मेरा तो ये मानना है कि भगवान जो है हमारे अंदर ही है, तो अगर हम अपने अंदर के भगवान को ही खुश नहीं रख पा रहे तो हम दूसरों के लिए क्या ही करेंगे और कैसे ही खुश। तो हमें जो भी काम करना है बस अपनी खुशी के लिए करना है। यंग गर्ल्स को क्या कहेंगी आप? आज आप इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं, एक दीवा हैं, मिसेस उत्तराखंड है, योगा वेलनेस सेंटर चला रही हैं, और वो भी तब जबकि आपकी लाइफ में आपने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपके लाइफ पार्टनर आज आपके साथ नहीं है, तो इसके बाद अब क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ आपको लगती है कि एक लेडी के अंदर होनी या वुमेन्स के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है आज के जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग? देखिए यंग गर्ल्स वैसे तो आजकल बहुत अवेयर हैं, सबके पास टेक्नोलॉजी है और उनको अपना करियर भी पता है। पहले होता था कि मम्मी पापा ने करियर चूज़ करके दे दिया कि अब आपको ये करना है, लेकिन बहुत गर्ल्स हैं जो कॉन्शियस हैं उन्हें क्या करना है, अभी से उनके पास एम ऑब्जेक्टिव होते हैं। थोड़ा भटकाव तो हो जाता है यंग गर्ल्स में, तो अगर वो अपने इस भटकाव को कंट्रोल कर लें कि हमें क्या करना है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ को जान लेना है कि उनका किस चीज़ में वो आगे बढ़ सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के आगे बढ़े। कुछ लोग आर्टिस्टिक विधाओं में बहुत माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, तो उनको उसको आगे बढ़ा लेना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो क्लासिकल डांसर्स हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, पर वो वो नहीं है, स्कॉलर्स नहीं है, लेकिन उनको अपने आप को डिमीन नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, दूसरे को कॉपी नहीं करना है। जो चीज़ आपको अंदर से मन में आ रही है ना, जिसमें आप अच्छे हो, खुद जो आप खाली टाइम में बैठ के खुश हो पाते हो, उस चीज़ को करो। ना कि दूसरे गर्ल ने उसने ऐसा वीडियो बनाया था तो मैं भी ऐसा बनाऊंगी। और आजकल हो सकता तो है वो फॉलोअर्स की भी होड़ है, जी, व्यूज की होड़, और उसमें क्या है उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि उसके तो इतने केस हैं, मेरे तो आ नहीं रहे वीडियोस, व्यूज़ नहीं आ रहे। मेरे खुद चैनल पे बहुत स्लो ग्रोथ हुई, अचानक से एक बार बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हो गए, मैं भी खुश हो गई, लेकिन फिर ग्रोथ रुक भी गई। तो लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा डेली एम रहता है कि मैं एक यूट्यूब वीडियो अपना पोस्ट करूँ, अपने योगा पोस्ट का भी एक वीडियो मैं अपना अपलोड करती हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रख रखी है। अब चाहे उसे कोई 1 देखे या 10 देखे, वो मुझे मैटर नहीं करता। और वैसे भी भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल तो भगवान अपने आप दे देंगे। नहीं, बिल्कुल सही तो कर्म ही है हमारे हाथ में। अब फिर वो स्ट्रेस ले लेती हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप देखिए सुसाइड कर लेते हैं। उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि दूसरे के ज़्यादा हो गया। तो उस सब से बचना है और अपना फोकस रखना है, जो करना है उसे स्टेप डाउन करें, नोट डाउन करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारा फोकस लैक करता है, जो मैंने खुद भी फील किया है कि हम अपनी चीज़ों को ना एक बोर्ड नहीं बनाते, बिल बोर्ड बनाना चाहिए हमें, कि हमें आज से 10 साल बाद क्या करना है, हमें 5 साल बाद क्या करना है, आज हम उसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं 10 साल बाद अगर जो मुझे करना है। जैसे मेरा एम है, मेरा एक बहुत अच्छा सा योगा आश्रम है, उसके लिए मैं आज क्या स्टेप ले रही हूँ। वही मैं पूछने वाली थी कि फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा? मैंने शायद आपको मन को रीड कर लिया है तो उसके लिए मेरा आज से सोचूंगी ना मैं कि क्या करना है। लेकिन हाँ, अपने आप को ऐसे नहीं मैं उसमें झोंक दूंगी कि हाय तौबा मचा दिया कि मेरा तो ये हुआ ही नहीं है ना। अगर वो नहीं हुआ है तो कुछ और चीज़ है, हो सकता है वो मेरे लिए ठीक ना हो। भगवान को तो सब पता है ना हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो जब मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैंने अच्छी लाइफ के सपने सोचे और वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है उसमें कोई और चीज़ मेरे माध्यम से भगवान को कराना था। तो मैं इसमें ऐसा मान लेती हूँ अपने आप को और फिर खुश हो जाती हूँ कि ठीक है,
ये नहीं तो ये सही, इस तरह से मैं अपने आप को लाइफ को चलाती रहती हूँ। अगर साधना जी मैं आपसे कहूँ कि किसी एक वर्ड में आप अपनी लाइफ को डिफाइन कीजिए तो क्या एक वर्ड होगा वो? वर्सेटाइल और एक मैं उसमें एक बचपन में जो लूडो खेलते थे ना उसका कि रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान है, ये मेरे अच्छे से मुझे डिफाइन करती है लाइन। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा साधना जी आपके साथ बैठ के, आपके साथ बातें करके, और इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक वीर महिला से मैं मिलने जा रही हूँ, तो वाकई में आप बिल्कुल उस खांचे में बिल्कुल फिट बैठी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके विचारों को जान के, और बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद माधुरी जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आप ये वर्मी कंपोस्ट का काम कर रही है, ये भी बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि आप ऑर्गेनिक से खेती से लोगों को जोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी ताकत अपनी मिट्टी में होती है और आप उस मिट्टी को ताकत दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कि आप और महान काम करें और अच्छा करें। थैंक यू सो मच। तो बहुत धन्यवाद साधना जी हमसे जुड़ने का। आप थी साधना जी, आपके विचार आप लोगों ने सुने होंगे, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, इंटरेक्ट करके। और देखिए, जहाँ एक और हमारे समाज में आपने देखा होगा कि महिलाएं जब पति नहीं रहते हैं तो उनकी एक अलग स्थिति हो जाती है, लेकिन आज के टाइम में दौर बदला है, चीज़ें निकल कर आती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी लाइफ है, आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, आपको किस तरफ जाना है, ये आप पे डिसाइड करता है, कोई दूसरा आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। ये साधना जी ने बहुत अच्छे से अभी अपने शब्दों में हमें बताया है। इस तरह की पर्सनालिटीज़ आगे भी हमारे शो में जुड़ी रहेंगी। अगले पॉडकास्ट में एक अगली पर्सनालिटीज़ के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।